साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का टॉपिक है शिक्षण अधिगम विद्यालय का महा मैराथन क्लास है साथियों। इसका पार्ट 2 है, 250 एमसीक्यू है, ऑथेंटिक प्रश्नों का संग्रह है। पुराने प्रश्न पत्रों का मैंने एनालिसिस किया और उसके आधार पर जिस भी टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है उन सभी टॉपिक के प्रश्नों का समावेश है इसमें। इतना को अगर आपने अच्छे से अध्ययन कर लिया तो निश्चित रूप से साथियों आपका शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय में बहुत अच्छा स्कोर होगा। इसमें जो टॉपिक है आपका देखिए, सृजनात्मकता के जनक, मूल्यांकन के प्रकार, क्रियात्मक अनुसंधान, क्रम व चरण, समावेशी शिक्षा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, अधिगम विकास, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, शिक्षण विधि, प्रोजेक्ट, किंडरगार्टन, सुकरात इत्यादि विभिन्न प्रकार के टॉपिक इसमें शामिल है। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, आपका पहला प्रश्न है समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या की पहचान, आंकड़ा संग्रहण, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण। इसका सही उत्तर है साथियों समस्या की पहचान। इसका याद रखेंगे, समस्या समाधान जॉन डीवी की पुस्तक, याद रखें जॉन डीवी की अपनी पुस्तक हाउ वी थिंक में 5 सोपान पर चर्चा हुआ है। 5 सोपान पर चर्चा हुई जिसमें आपका समस्या का पहचान पहला है, फिर उसके बाद है आपका परिकल्पना का निर्माण, उसके बाद है आंकड़ा संग्रहण करना, उसके बाद है निष्कर्ष प्राप्त करना और लास्ट में है परिकल्पना का परीक्षण। क्लियर है? ये पांचों का आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो यह आपका समस्या के प्रति जागरूकता। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है, इसका उत्तर है प्रत्यक्षीकरण। इसमें याद रखेंगे संप्रत्यय के सोपान में याद रखेंगे, सबसे पहले आएगा आपका अवलोकन, उसके बाद आएगा विश्लेषण, उसके बाद आएगा तुलना, पृथक्करण और अंत में है सामान्यीकरण। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? इसको उत्तर है साथियों ये हॉल, क्लार्क हॉल ने। परिकल्पना है, तो परिकल्पना है व्याख्या प्रदान करने वाला एक अंतिम कथन। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। इसका उत्तर है साथियों आपका ये ए वाला नहीं है, बाकी तीनों बी सी डी है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? तो इसका उत्तर साथियों ऑप्शन सी, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। अगला प्रश्न है, एक समस्या सुधारक बच्चा रिक्त स्थान विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। इसका उत्तर है तार्किक। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। व्याख्या, अनुमान अथवा नियंत्रण प्राकल्पना के लक्ष्य है। इसका उत्तर है वैज्ञानिक पद्धति। समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां पर है परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है। निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? तो यहाँ देखिए आपका यह भगनाशा है, मनी है, भ है, भगनाशा, चिंता, नकारात्मक प्रवृत्ति। ये क्या है? समस्या समाधान में बाधक है। सूझ क्या है? बाधक नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही।
निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? तो आपका अंतर्दृष्टि। संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। सृजनात्मकता के जनक कौन है? तो इसको उत्तर है साथियों टोरेंस। अगला प्रश्न है, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है। यह सृजनात्मकता। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक है। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? क्रो एंड क्रो। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है क्रो एवं क्रो का। सृजनात्मकता को रिक्त स्थान की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। इसका उत्तर है विविध सोच। नवीन विचार का सृजन, उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है। तो आपका सृजनात्मकता का। सृजनात्मकता की पहचान होती है नवीन परिणाम से। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? यह सृजनशीलतावाद। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सृजनात्मक विचारक। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन। देखिए, जेपी गिलफोर्ड और उनके सहयोगियों द्वारा बुद्धि परीक्षण से संबंधित पदानुक्रमिक सिद्धांतों में एक सिद्धांत अपसारी चिंतन है, जिसके अंदर ही आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन को शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? यह है आपका अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है अपसारी बहुविध चिंतन। निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो यह आपका मितव्यता। संबंधित नहीं है पूछ रहा है। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? यह आपका विश्वसनीयता। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? तो इसका है आपका ऑप्शन बी, प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है। इसका उत्तर है प्रतिभा। निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? इसका ऑप्शन डी, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। अगला प्रश्न साथियों, जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। इसका उत्तर है उपक्रम। देख सकते हैं इसका उपक्रम, उद्भवन, प्रबोधन और प्रमाणीकरण। इनमें से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? यह आपका अभिप्रेरण।
सृजनात्मकता समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे कहते हैं उद्भवन। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? सृजनात्मकता का। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? इसका है टोरेंस। याद रखेंगे साथियों, सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण टोरेंस ने 1966 में किया। टोरेंस सृजनात्मक परीक्षण का अनुकूलन भारत में बाकर मेहंदी ने 1973 में किया, जिसे सृजनात्मक चिंतन परीक्षण कहते हैं। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? इसका उत्तर है सृजनात्मकता। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे में भी रिक्त स्थान उच्च होंगे। सृजनशीलता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका सही है, देखिए, एक मेधावी बालक हो सकता है, सृजनात्मक न हो। एक सृजनात्मक बालक ऊंचे दर्जे का मेधावी हो सकता है। सृजनात्मकता का पोषण किया जा सकता है। चूंकि नहीं पूछ रहे तो आपका ये है, मेधा एवं सृजनात्मकता एक दूसरे के पर्यायवाची है। ये इसका सही उत्तर है, क्योंकि सही नहीं है पूछ रहा है इसलिए। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक। अगला प्रश्न साथियों, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? इसमें याद रखेंगे साथियों, ये आपका शिक्षण अनुभव इसका भाग नहीं है। बाकी शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन और अधिगम अनुभव, इनको याद रख लेंगे। जो तीनों त्रिकोण को आप याद रखेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा आएगा वो नहीं है। तो देख सकते हैं आपका शिक्षा के उद्देश्य, अधिगम अनुभव, मूल्यांकन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आपका निर्माणात्मक, योगात्मक, CCE। योगात्मक मतलब आपका समेटिव होता है साथियों, याद रखेंगे अंग्रेजी में समेटिव। इसका निर्माणात्मक मतलब होता है, ये आपका फॉर्मेटिव होता है, फॉर्मेटिव। और ये CCE, ये क्या है? मूल्यांकन का प्रकार है, तीनों मानक नहीं है। अगला प्रश्न है, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है। ये लिखित एवं मौखिक परीक्षा दोनों के माध्यम से। देखिए, आकलन क्या है? सीखने में सुधार का एक तरीका है। नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य सूचक क्रिया भावात्मक पक्ष की नहीं है? तो भावात्मक का है फर्क करना, नहीं है ये। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है, इसका आपका ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। क्रम को याद रखेंगे। ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है, याद रखेंगे ज्ञान।
देखिए साथियों, आपका इसमें आपका ज्ञानात्मक पक्ष याद रखें BS ब्लूम, और इसमें आपका पहला है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन। निम्नांकित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है? यह आपका मूल्यांकन करना। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन से संबंधित है? इसका है प्रश्नोत्तरी व खेल। सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है संज्ञानात्मक, सहसंज्ञानात्मक, दोनों आता है इसमें साथियों, तो A और B दोनों। CCE में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है, याद रखेंगे, 40% और 60%। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? क्या याद रखें, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, ये नहीं है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन रिक्त स्थान पर बल देता है, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर। मूल्यांकन योजना के अवयव क्या है? याद रखेंगे, इसका है आपका उद्देश्य, संसाधन और है विश्लेषण। क्लियर है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों एवं कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है? नैदानिक मूल्यांकन। याद रखें साथियों, मूल्यांकन संबंधित प्रश्न पूछता ही है आपका, इसलिए इसको अच्छे से याद रख लेंगे। स्थितिक पत्रक है, स्थितिक पत्रक क्या है? ऑप्शन डी, मुद्दों पर बल देना एवं स्थिति का चित्रण करना। अगला प्रश्न साथियों, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? यह आपका उपलब्धि। उपलब्धि परीक्षण प्रायः निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? यह शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए। एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है, शिक्षक को निम्न में से उसके लिए कौन सी गतिविधि अपनानी चाहिए? उसकी कम उपलब्धि का कारण पता करना। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? यह आपका अभिक्षमता। यहाँ देख लीजिए, आपका उत्तम जो इसका गुण है, उत्तम परीक्षण का विश्वसनीयता, अपेक्षित गुण, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकता, प्रमाणीकरण, व्यवहारिकता, व्यापकता, स्पष्टता। अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? वैधता, विश्वसनीयता, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो नहीं है पूछ रहे हैं, तो अस्पष्टता, बाकी विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता ये है। एक अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करना चाहता है, निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है? तो देखिए, अधिगम कठिनाई का अगर ज्ञात कर रहे हैं तो उसके लिए नैदानिक, और नैदानिक के बाद उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? निदानात्मक परीक्षण।
विद्यार्थियों की सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद चाहिए। ये आपका समुचित उपचारात्मक कार्य। निदान के बाद क्या आता है? उपचारात्मक होता है। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। एक अध्यापक के रूप में आपके द्वारा तैयार किए गए परीक्षण के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यदि परीक्षण वैधता रखता है तो वह विश्वसनीय भी होगा। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र रिक्त स्थान के बारे में चिंतित है। तो संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल कर लें। कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? तो यह आपका हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो यह आपका सत्य या असत्य। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो यह आपका प्रस्तावना कौशल। देखिए साथियों, आपका ये क्रियात्मक अनुसंधान है। क्रियात्मक अनुसंधान से प्रश्न पूछता ही है, इसलिए अच्छे से इसको अध्ययन कर लेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान शोध प्रक्रिया का लक्ष्य होता है, यहाँ पर देखिए, परिकल्पना का सत्यापन करना। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? यह है स्वतः शोध। कार्यकलापों के निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा समुच्चय क्रियात्मक शोध रणनीति की चक्रीय प्रकृति को इंगित करता है? यह ऑप्शन डी, नियोजन, क्रियान्विति, प्रेक्षण करना, गहन चिंतन करना। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया समुच्चय क्रियात्मक शोध चक्र का सही निरूपण है? यह आपका योजना, क्रियान्विति, अवलोकन, चिंतन। क्रियात्मक अनुसंधान में 4 चरण होते हैं, इनका अनुक्रम है। क्रम क्या याद रखेंगे साथियों? योजना, क्रियान्वयन, निरीक्षण, प्रतिबिंबित करना। किस प्रकार के शोध में प्रतिभाग करने से अभ्यासकर्ता में सुधार होने के साथ साथ कार्य परिस्थितियों में भी सुधार की संभावना है? इसका है क्रियात्मक शोध। निम्नलिखित में से कौन सा शोध हस्तक्षेप आधारित, चक्रीय प्रकृति और सुधार केंद्रित है? यह आपका क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक अनुसंधान करने का सही क्रम क्या है? इसको याद रखेंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर साथियों। समस्या का चयन, परिकल्पना का प्रतिपादन, शोधन की रूपरेखा, प्रदत्तों का संकलन, प्रदत्तों का विश्लेषण और निष्कर्ष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम सोपान है। प्रथम सोपान है आपका समस्या का चयन। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, इसका है आपका विद्यालय संबंधी समस्याओं को सुलझाना। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछ रहे थे आपका, परिणामों का सामान्यीकरण किया जाता है, ये कथन सत्य नहीं है। यूजीसी के गौड़ प्रोजेक्ट ज्यादातर किस प्रकार के होते हैं? तो आपका क्रियात्मक अनुसंधान। किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? तो आपका E.M. रोजर्स। देखिए साथियों, अगला टॉपिक है आपका समावेशी शिक्षा। इससे भी संबंधित प्रश्न पूछता ही है, समावेशी शिक्षा। तो आपका पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? याद रखेंगे, समावेशी शिक्षा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? यह है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है यह आपका जाति, धर्म, वर्ग या किसी प्रकार से वंचित बालकों की सामान्य शिक्षा। समावेशी में सभी प्रकार के बच्चे आ जाते हैं, चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे मंदबुद्धि हो। समेकित शिक्षा इंगित करती है कि आपका सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सभी बच्चों के लिए। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है कि आपका दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। समावेशी शिक्षा रिक्त स्थान के सिद्धांत पर आधारित है, समता एवं समान अवसर। समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होता है? यह सामान्य और विशिष्ट छात्र, सभी प्रकार के छात्र, प्रतिभाशाली हो चाहे सामान्य बालक हो, सभी प्रकार, चाहे मंदबुद्धि हो, सभी प्रकार के बच्चे इसमें शामिल होते हैं। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है यह सुनिश्चित करना कि कोई बच्चा शिक्षा में पीछे न रह जाए। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। यह है आपका समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें रिक्त स्थान को रिक्त स्थान के अनुरूप बदलना है। यह आपका हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? यह आपका समावेशी शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? विशिष्ट शिक्षा योजना। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को
सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है रिक्त स्थान में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। नियमित विद्यालयों समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है संवेदनशीलता। देखिए साथियों, अगला टॉपिक है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे CWSN, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछता है। तो यहाँ से देखिए आपका पहला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। इसका है 6 से 14 वर्ष। इसको याद रखने साथियों, इंपॉर्टेंट है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष रिक्त स्थान में लागू किया गया। तो यहाँ पर देखिए इसका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को 14 दिसंबर 2016 को राज्यसभा में तथा 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम को 27 दिसंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा अपनी स्वीकृति प्रदान की गई। 28 दिसंबर 2016 को सरकार द्वारा इसके पारित होने के संदर्भ में गजट निकाला गया। 19 अप्रैल 2017 को यह अधिनियम प्रभावी हुआ। तो यहाँ पर देखिए 2017 में प्रभावी हुआ, लेकिन ज़्यादातर जो प्रश्न में 2016 दिया रहता है। अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, अगर 2017 नहीं दिया 2016 दिया तो आप 2016 को टिक करेंगे। क्लियर है, 2016 को टिक कर देंगे, क्योंकि अगर उत्तर लेगा 2016 को लेगा या फिर क्या कर देगा, विलोपित कर देगा। तो विलोपित करेगा तो सबको नंबर मिलेगा। तो याद रखेंगे 2016, अगर 2017 दिया है 2017। विशेष शिक्षा से संबंधित है, यह है आपका ऑप्शन डी पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। यहाँ पर देखिए साथियों इंपॉर्टेंट है, CWSN का अर्थ है, यह है आपका विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। फुल फॉर्म याद रखेंगे, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों का प्रकार नहीं है। यहाँ पर देखिए आपका प्रत्यक्षीकरण, योग्यता संबंधी दोष, बधिर बालक, अंधा बालक, ये सब क्या है, विकलांग बालकों की श्रेणी में आता है। मूढ़ बालक क्या होता है, ये विकलांग बालकों का प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? तो यहाँ पर देखिए पिछड़ेपन का कारण है आपका सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन। तो ये आपका स्वस्थ वातावरण, ये इसका कारण नहीं है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? यह आपका व्यक्तिक अनुदेशन। समस्या बालक है, चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता कहना न मानने वाला, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर उपरोक्त सभी। मानसिक रूप से विकलांग में निम्न में कौन संबंधित नहीं है? तो मानसिक रूप से यहाँ पर देखिए आपका जड़ बुद्धि, मूढ़, अल्प बुद्धि, ये क्या है, मानसिक रूप से विकलांग चूंकि नहीं पूछ रहा है तो असामाजिक कार्य इसका उत्तर है। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं
तो ये आपका सीखने की गति धीमी, बुद्धि लब्धि 80 से 90, मानसिक रूप से अवस्था असामाजिक व्यवहार, समायोजित व्यवहार, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को परामर्श देना चाहिए। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया। आप ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। आपकी कक्षा को कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? इसका डी, छोटी मुद्रण वाली कार्यशीट। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है? इसको याद रखेंगे, दृष्टिबाधित। इनके जनक कौन है? लुई ब्रेल। इसको याद रखेंगे। इस लिपि में एक मोटे कागज पर अक्षर खुदे होते हैं। ब्रेल लिपि के जनक है कौन है? लुई ब्रेल। ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? दृष्टिबाधित विद्यार्थी। निम्न में से दृष्टिबाधित बालक से संबंधित नहीं है? हियरिंग एड। चूंकि दृष्टिबाधित है, ब्रेल लिपि त्रिविमी आकृतियों के स्पर्श विशेष प्रकार की छड़ी। हियरिंग एड दृष्टि बालक से संबंधित नहीं है। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। यह वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति का प्रयास कर रही है। यह ऑप्शन बी, दृष्टि विकलांग विद्यार्थी। वाणी दोष नहीं है। धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं है। अधिगम अक्षमताएं समान या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। डिसलेक्सिया संबंधित है। देखिए साथियों, इंपॉर्टेंट है। तो डिसलेक्सिया है आपका पढ़ने संबंधी समस्या से। यहां देख सकते हैं बच्चे बी और डी में अंतर नहीं कर पाते। सी को डी, पढ़ लिख। एक बच्चा जो ग्रस्त है वह सा को वॉस पढ़ तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, तो वह क्या है? डिसलेक्सिया। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी लिखे या पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? यह आपका डिसलेक्सिया। इंपॉर्टेंट है साथियों, ये पूछा जाता है, याद रखेंगे। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से रिक्त स्थान की समस्या से संबंधित है। यह आपका पढ़ने की। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने से। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो आपका पठन विकार। पठन मतलब पढ़ना। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। यह आपका पढ़ने या वर्तनी में। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? यह आपका धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 और डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता तो यह है सीखने में अक्षम। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? गणना दोष। बच्चों की गणित सीखने संबंधी अक्षमता है, इसका डिसकैलकुलिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखेंगे। पढ़ने और लिखने की अक्षमता है, तो यहां पर देखिए आपका पढ़ने और लिखने की अक्षमता क्या कहलाएगा? आपका
ये डिसप्रैक्सिया से प्रभावित बच्चों में पढ़ने लिखने की अक्षमता का खतरा अत्यधिक होता है। डिसलेक्सिया मुख्यतः पढ़ने की अक्षमता है। डिसग्राफिया वह विकार है जिसमें शारीरिक अक्षमता के कारण बालक लिखने में अक्षमता प्रदर्शित करता है। तो डिसग्राफिया आपका लिखने वाला है, तो इसका जो है आपका क्या है, डिसप्रैक्सिया सही है। क्लियर है? यहां से इसका सही उत्तर आएगा डिसप्रैक्सिया। इसमें शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः रिक्त स्थान होता है। इसका उत्तर है आपका डिसग्राफिया। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिसग्राफिया। लिखने वाला है तो डिसग्राफिया याद रखेंगे, पढ़ने वाला है आपका डिसलेक्सिया। संप्रेषण संबंधी अक्षमता है, यह आपका डिस्फेजिया। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है, यह है भाषाघात, अफेजिया। भाषाघात, अफेजिया। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है, यह डिस्प्रैक्सिया। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है? दिव्यांगजन की शिक्षा। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है कोलकाता में। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। अधिगम अक्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? राष्ट्रीयता। देखिए साथियों, अगला टॉपिक है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि, इससे भी प्रश्न आपका पूछा गया है। पहला प्रश्न है, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, पूछ रहा है। तो आपका शिक्षण विधि के लिए व्यक्ति भेद आवश्यक है, आपका जानकारी होना। विद्यार्थियों को मानसिक स्तर, विषय की विशिष्ट प्रकृति, इसका जो है आपको नहीं है बोल रहे, इसलिए अभिभावक की पृष्ठभूमि इसका सही उत्तर है। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? यह आपका विशिष्ट से सामान्य क्या है? आगमन। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? यह आपका आगमन विधि। निरीक्षण विधि में किया जाता है यह दूसरों के व्यवहार का अध्ययन। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, यह आपका अनुकरण। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को रिक्त स्थान कहा जा सकता है, यह सामाजिक अधिगम। निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? व्याख्यान विधि, ये उच्च कक्षा के लिए उपयोगी होता है। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि रिक्त स्थान का एक सशक्त माध्यम है, यह सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। कौन सी विधि सुकरात की शिक्षण विधि है? यह आपका प्रश्नोत्तर विधि, याद रखेंगे। सुकराती विधि या प्रश्नोत्तर विधि एक ही होता है, इसको याद रखेंगे। प्रोजेक्ट विधि का संबंध है, प्रोजेक्ट विधि का है किलपैट्रिक। इनमें से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? यहां पर देखिए आपका व्याख्यान विधि क्या है, प्रजातांत्रिक नहीं है। बाकी आपका प्रोजेक्ट सहभागी, सामूहिक चर्चा प्रजातांत्रिक है। इनमें से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? यह आपका व्याख्यान। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है कहानी कहना।
ज्ञान तक पहुंचने की किस विधि में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है? यह है आपका वैज्ञानिक विधि। अगला प्रश्न साथियों, नीचे अभिक्रमित अनुदेशन के विभिन्न प्रकार दिए गए हैं, असंगत का चुनाव कीजिए। यह आपका मैथमेटिक्स अनुदेशन। यहाँ पर देखिए, अभिक्रमित अध्ययन विधि को आधुनिक तथा प्रगतिशील शिक्षण विधि माना जाता है। इस विधि को 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है: रेखी अभिक्रमित अनुदेशन, साखी अभिक्रमित अनुदेशन और मैथमेटिक्स अभिक्रम। इसको आपको याद रखना है। रेखीय अभिक्रम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पर याद रखें, इसका सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत। इसको पूछा जा चुका है, रेखीय अभिक्रम स्किनर के सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। इसको पूछा जा चुका है साथियों, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। रेखीय अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक कौन थे? यह आपका स्किनर। साखी अभिक्रमित अनुदेशन की अवधारणा दिया था, यह है आपका क्राउडर ने। नॉर्मन ए क्राउडर रिक्त स्थान के लिए जाना जाता है, आपका साखी अभिक्रम। आंतरिक प्रोग्राम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? क्राउडर। साखी अभिक्रम का प्रत्यय किसने दिया? ये आपका नॉर्मन ए क्राउडर। देखिए साथियों, अगला टॉपिक है बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं, सोचते हैं और सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका ये थिंकिंग पर आधारित सवाल रहेगा इसमें। यहाँ पर जैसे कि बच्चे, तो बच्चे क्या है? जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? यह आपका शिक्षणार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्धि का प्रेरणा स्तर, उत्सुकता और इच्छा शक्ति, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण। व्यवहार का करना पक्ष रिक्त स्थान में आता है, सीखने के गतिक क्षेत्र। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। बच्चों का विद्यालय में असफल होना निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? यह आपका दिए गए ज्ञान को दोहराने पर केंद्रित करना। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। गैगने निम्न में से किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट साथियों, इसको याद रखेंगे। अधिगम का श्रेणी क्रम। इसको याद रखेंगे। इनका सीखने का प्रकार सरल से जटिल, मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट गैगने।
गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम है संप्रत्यय, अधिगम, नियम, अधिगम, समस्या, समाधान। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गैगने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? यह आपका संकेत अधिगम। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? यह अनुकूलन की प्रक्रिया है। रिक्त स्थान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इसको याद रखेंगे, सक्रिय ज्ञान निर्माता पियाजे। शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव का शंकु को किसने प्रस्तुत किया? यह एडगर डेल। अनुभव शंकु का प्रतिपादन किसने किया है? एडगर डेल ने। एडगर डेल के अनुभव कौन में सबसे नीचे किसको रखा गया है? यह प्रत्यक्ष एवं सार्थक अनुभव। देखिए साथियों, अगला टॉपिक है आपका अधिगम वातावरण। यहां से देखिए, इसका पहला प्रश्न है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए रिक्त स्थान वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय रिक्त स्थान वातावरण के। यह है सहयोगिक प्रतिस्पर्धिक। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है। यह आपका समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। यह शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण नीति। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापक एवं छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहायक होगा? यह है आपका विमर्शी स्तर। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? यह विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? तो यह आपका उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देंगे, ये नहीं करना है। विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? यह आपका बहुविकल्पी प्रश्न। निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? धैर्य और लगन। यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है
उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षण को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। छात्रों के लिए सीखने की प्रमुख संसाधन है यह आपका विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय, सर्वे, प्रोजेक्ट निर्माण, उपरोक्त सभी। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली रिक्त स्थान की ओर संकेत करती है। यह आपका विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। पाठ्यक्रमगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है यह छात्रों के सर्वांगीण विकास से। विद्यालयों में सहपाठ्येतर गतिविधियां क्यों आयोजित की जानी चाहिए? ये छात्र के समग्र विकास में सहायक है। कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है विशिष्ट अधिगम परिस्थितियां निर्माण करने के लिए। किस शिक्षण सहायक सामग्री से पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है? यह श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री। देखिए साथियों, अगला टॉपिक है अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम रिक्त स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। यह सक्रिय भागीदारी। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधियों का चयन करेंगे? बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे का जवाब बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? ये अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां रिक्त स्थान की ओर संकेत करती हैं। वे कैसे सीखते हैं? मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। यह विचार दिया गया अर्बन द्वारा। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है ये आपका अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है ये येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? ये आपका सफाई और सच्चाई, श्रम, समानतम सहयोग, उपर्युक्त सभी इसका उत्तर है। अभिप्रेरणा वर्णित होती है यह भावात्मक जागृति द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना।
निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, सुरक्षा। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, यह आपका अभिप्रेरणा स्तर। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, यह दूरवर्ती स्तर। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, वर्णन। अबोध स्तर शिक्षण में महत्वपूर्ण क्या है, तथ्यों और विचारों के बीच संबंध के देखने के दायरे का संवर्धन। कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है, यह शिक्षण के किस स्तर से संबंधित होगा, अवबोध स्तर। मॉरिसन ने बोध के स्तर के शिक्षण प्रतिपादन में 5 पदों का वर्णन किया है, वे है, यह आपका ऑप्शन ए, इसको जमा के लिखेंगे इस प्रकार। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, यह आपका अन्वेषण। स्मृति स्तर एवं बोध के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है, प्रस्तुतिकरण। ये रहा साथियों, इतना प्रश्न को अगर आपने अच्छे से अध्ययन किया तो निश्चित रूप से आपका शिक्षण अधिगम विद्यालय में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।